नमस्कार मित्रों। आज हम पिछले वीडियो में जहां तक आपने पढ़ा था सेक्शन 52A तक भारतीय दंड संहिता में उत्तर प्रदेश दरोगा का जो आपकी वैकेंसी आई है उसके लिए, ठीक, उससे अगले हिस्से में आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 की ओर आ रहे हैं। अध्याय 2 के 52 का तक हमारा समाप्त हो चुका है। जितना पढ़ना है, जो भी संभावित क्वेश्चन है, उन चीज़ों के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय 3 किसके बारे में है? अध्याय 3 दंड के बारे में है। तो उसके संदर्भ में हम समझेंगे अध्याय 3, ठीक, दंडों के विषय में। दंडों के विषय में, अब दंडों के विषय में भारतीय दंड संहिता में क्या लिखा हुआ है, किस किस प्रकार के दंडों को अनुमति दी गई है, ठीक है, इन चीजों की चर्चा की गई है। और यह भी मान के चलिए कि यहाँ से आपका एक प्रश्न आना लगभग निश्चित है, ठीक है, लगभग निश्चित है कि दंडों के बारे में पूछना, क्योंकि ये भारतीय दंड संहिता के साथ साथ एक सामान्य अध्ययन का भी विषय होता है कि कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, देने की प्रक्रियाएं क्या है, क्या मतलब होता है, हमारे आपके बीच में आपस में बात चर्चा में रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 जुड़ा हुआ है दंडों के विषय में। कौन कौन से दंड हैं, कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले धारा 53, ठीक है। धारा 53 में क्या लिखा हुआ है? धारा 53 में लिखा हुआ है दंड, ठीक है, दंड, ठीक, कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा, कैसा दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट्स, ठीक है, इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक। यहां पर नंबरिंग करके लिखा हुआ है कि कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर लिखा है गुरुतर से कमतर की ओर जो है ये दंडों की व्यवस्था दी गई है। पहले नंबर पर है मृत्युदंड, ठीक है, पहले नंबर पर मृत्युदंड की व्यवस्था है, ठीक है। मृत्युदंड क्या होगा भारत में या नहीं होगा, इस पर भी चर्चा होती है, ठीक। मृत्युदंड किस प्रकार होगा, उस पर भी चर्चा होती है। इससे जुड़ा हुआ सीआरपीसी का भी क्वेश्चन हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है आजीवन कारावास के बारे में। आजीवन कारावास, ठीक, इसका सामान्य सा अर्थ आप जानिए, जब तक जिंदा, जब तक जिंदा है तब तक के लिए होता है। कई बार कई लोग जो है किसी से आप पूछते हैं, अफवाहें हैं कि कोई कहता है 14 वर्ष तक का आजीवन कारावास होता है, कोई कहता है 20 वर्ष तक। नहीं, ये आपको नहीं जानना है। टिल डेथ, जब तक उसकी नेचुरली मृत्यु ना हो जाए तब तक के लिए वो कारावास में, यानी जितना जीवन उसका बचा है हमेशा के लिए उसे कारावास में भेज दिया जाना ही आजीवन कारावास कहलाता है। इसके अलावा कोई बात आपको नहीं जाननी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां नंबरिंग कुछ और तरीके से, चलिए इसी से जान लेते हैं। यहां पर जो दंड लिखा था ये निरसित हो चुका है, ठीक, निरसित हो चुका है। निरसित मतलब समाप्त हो चुका है, ठीक है, समाप्त किया जा चुका है। क्या चीज था यहाँ पर, कैसी दंड की व्यवस्था दी हुई थी, कब समाप्त किया गया, ठीक है, 1949 में समाप्त किया गया। इसको निरसित समाप्त किया गया, 1949 में समाप्त किया गया, ठीक है। आप सजाए काला पानी का नाम अक्सर सुनते रहे होंगे, ठीक है, मतलब कॉमन चर्चा में रहता है सजाए काला पानी। यहाँ निर्वासन शब्द लिखा था, निर्वासन, ठीक, ये जो निर्वासन दंड दिया गया था इसको समाप्त कर दिया गया है, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था। अब ये नहीं दिया जाता है, 1949 में स्वतंत्रता पश्चात समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने इसका बहुत दुरुपयोग किया था, हमने देखा था कि इसका दुरुपयोग ज्यादा होता है, मानवीय नहीं है, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कारावास, कारावास, ठीक। ये कारावास दो तरीके का हो सकता है, सादा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, और दूसरा तरीका कठोर भी हो सकता है। कठोर कारावास देखिए, कहते हैं ना कि पत्थर तोड़वाएंगे, ये कठोर में आता है। सादा मतलब सामान्य, आप रहिए
थोड़ा बहुत कोई काम कर दीजिए और कारावास को करते रहिए, सादा कारावास कहा जाता है। इसको सश्रम कारावास भी कहा जाता है, यानी आपसे श्रम लिया जाएगा, मेहनत ली जाएगी, मेहनत कराई जाएगी। ठीक, 5वें नंबर पर आपका लिखा हुआ है, 5वें नंबर पर संपत्ति का संपहरण, संपत्ति का संपहरण। संपत्ति, कई बार आपने इसको सामान्य भाषा में क्या कहें, संपारण कैसे समझ में आएगा। कई बार होता क्या है, कुर्की उर्की शब्द आपने सुना होगा, कुर्की हो गई, कुर्की हो गई, कुर्की हो गई। ठीक, यानी कि न्यायालय के आदेश के तहत संपत्ति से अनिवार्य है, जहां भी बहुत तरीके के मामले होते हैं, जहां भी अनिवार्य है संपत्ति से हम रिकवरी ले लेते हैं। ठीक है, इसी को संपत्ति का संपारण कहते हैं। 6वें नंबर पर आपका लिखा हुआ है, 6वें नंबर पर आपका लिखा हुआ है जुर्माना, जुर्माना। ठीक, जुर्माने का दंड दिया जाता है, कितने रुपए जुर्माना भी दिया जा रहा है, इंडिविजुअल भी जुर्माना हो सकता है, यानी कि नंबर के हिसाब से कुल मिला करके 6 प्रकार के दंड लिखे हैं। और यहां पर अगर हम कहें कुल कुल कितने प्रकार के हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे 5 प्रकार के दंड। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितने प्रकार के दंड देने की व्यवस्था की गई है, तो आप कह सकते हैं 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई। यानी लिखा तो 6 है, लेकिन दंडों की व्यवस्था 5 प्रकार की है, क्योंकि तीसरे नंबर का जो निर्वासन शब्द लिखा हुआ था उसको 1949 में निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, ये एक सामान्य बात हुई। यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, क्या भारत में मृत्युदंड दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है, लिखा हुआ है। आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है? जब तक उसका जीवन है, जिंदा है, तब तक के लिए दंड। ठीक है, कारावास कितने प्रकार के होते हैं? सादा कारावास, कठोर कारावास 2 प्रकार के हो सकते हैं। संपत्ति का संपारण, यानी संपत्ति से कोई भी वसूली, राजस्व जैसे की वसूली होती है, जुर्माना नहीं दिए उसकी वसूली के लिए संपत्ति का हम संपारण कर सकती है सरकार। और 6वें नंबर पर जुर्माना, यानी कि जो रुपए पैसे में दिया जाता है, इतने रुपए का जुर्माना, 10,000 रुपए का जुर्माना, 5,000 रुपए का जुर्माना, ये यानी कि कुल 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था है। ठीक, ये धारा 53 में है, धारा नंबर के हिसाब से भी आपसे पूछेगा, इस बात को याद रखे रहिएगा। ठीक, अब अगली चर्चा क्या है? ठीक है, इसी में अगली बात ये आती है कि दंड के प्रकार, दंड का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, या कहिए कि आईपीसी या ये ना कहा जाए बल्कि मूल विधि कहा जाए, तो मूल विधि का प्रश्न है कि दंडों के बारे में क्या आप जानते हैं? तो आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं, प्रमुख दंड सिद्धांत। ठीक, यानी कि जो दंड दिए जाते हैं उनके क्या सिद्धांत हैं, उनके बारे में हमें किस प्रकार जानना चाहिए, वो चीज आपको जानना अति अनिवार्य है। तो इसको पहले नंबर पर इसका आता है। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। 5 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला है प्रतिशोध, पहला है प्रतिशोधकारी। ठीक है, प्रतिशोध लेना क्या होता है? प्रतिशोध लेना अभी समझेंगे। दूसरा है प्रायश्चित, प्रायश्चितकारी दंड सिद्धांत, प्रायश्चितकारी दंड व्यवस्था, ये क्या है ये भी समझेंगे। तीसरा है प्रतिरोधक, चौथा है निरोधक, ठीक है, पांचवा है सुधारात्मक। ठीक, अब बात आती है इससे प्रश्न किस किस प्रकार का बन सकता है। तो इससे 2-4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना है। पहला क्वेश्चन बनता है अगर आपसे इंडिविजुअल पूछा जाए भारत में कौन सा दंड सिद्धांत मान्य है, तो आप लिख सकते हैं कौन सा? भारत में मान्य
सुधारात्मक दंड सिद्धांत भारत में मान्यता दी जाती है। हालांकि सभी लागू हैं। इंडिविजुअल कहीं ना कहीं देखने को इनका प्रतिबिंब मिल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल जब चुनना है, अकेले एक शब्द को चुनना है, भारत में कैसी दंड व्यवस्था लागू है, तो उसका उत्तर है सुधारात्मक दंड व्यवस्था लागू है। इस चीज को आप जरूर जानिएगा। ठीक, एक प्रश्न तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि किसी का मतलब क्या है। प्रतिशोधकारी, प्रतिशोध का मतलब क्या है, तो आप जानिए जैसे, ठीक है, हम जैसे की बात करेंगे, आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा दंड दे दिया जाए, यानी कि जिसने जो अपराध किया है उसके परिणाम जो निकला है, जो अगले व्यक्ति को क्षति हुई है, सीधी वही क्षति अपराध कारित करने वाले को दे दिया जाए, तो ऐसे दंड सिद्धांत को प्रतिशोधकारी कहते हैं। अरब कंट्रीज में ऐसा ही दंड सिद्धांत लागू है, ठीक है, लेकिन भारत में डायरेक्टली इसको मान्यता नहीं है। दूसरा है प्रायश्चितकारी, ठीक है, प्रायश्चित। तो प्रायश्चित क्या होता है, मनः शुद्धिकरण, ठीक है, यानी कि अपराध के मामले में माना जाता है कि हमारा मन दोषी होता है तो हम अपराध करते हैं, शरीर कोई अपराध नहीं करता है, तो मन के शुद्धिकरण की बात की जाती है। अगर मन शुद्ध हो गया, आपको प्रायश्चित हो गया कि नहीं हमने गलत किया था, ये तो बहुत गलत हो गया, अनर्थ हो गया, हम खुद दंड भुगतने को, तो यानी मन साफ हो गया, तो आपको कुछ सिंबॉलिक बात यानी प्रायश्चित करने के ढंग को बता करके आपको दंड दिया जा सकता है। ये प्रायश्चितकारी मन शुद्धिकरण का दंड था, ये प्राचीन भारत में लागू था, ठीक है, अभी भी देखने को मिलता है। ठीक, जैसे आतंकवादियों का पुनर्वास कर दिया जाता है, तो जब उनका मन शुद्ध हो गया है तो पुनर्वास करा दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा सजाएं माफ कर दी जाती हैं कि मन उसका शुद्ध हो चुका है, अब वो सामान्य जीवन जीने लगा, सामान्य मस्तिष्क से लोगों के भलाई के लिए काम कर रहा है, तो क्यों ना इसको माफ करके समाज के भीतर ले आया जाए। अब कोई इससे नुकसान नहीं होगा, अब कोई भी वो नुकसान कारित करने वाला काम, अपराध नहीं करेगा। प्रायश्चितकारी। प्रतिरोधक यह क्या है, इसको कहते हैं उदाहरणात्मक, यानी कि भयभीत करना। ठीक, ऐसा दंड दीजिए कि अगले के अंदर भय कारित हो जाए, हिम्मत ही ना पड़े कि हम फिर ऐसा अपराध करेंगे। उसको ऐसा, उसने ऐसा अपराध किया था, उसको ऐसा दंड दिया गया, हम करेंगे तो हमको भी इस प्रकार से उदाहरण रख देना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी मान्य नहीं है भारत में, इसको बिल्कुल आप अलग रखिएगा। प्रतिरोधक कुछ भी नहीं है यहाँ पर। निरोधक, ठीक है, प्रिवेंटिव, इसको अंग्रेजी में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है, प्रिवेंटिव। ठीक है, इसलिए अंग्रेजी में जानना जरूरी है क्योंकि इससे जुड़ी हुई हम बातें पढ़ेंगे। आर्टिकल 22 जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें भी निरोधक बातें, निरोधक कानूनों की बात आएगी, जैसे रासुका, पोटा, मकोका, यूपी कोका, गुज कोका, ये तमाम स्टेट्स में और सेंटर में रासुका जैसे कानून बने हुए हैं कि अपराध होने से पहले ही उस व्यक्ति को डिटेंड कर दिया जाए, कुछ ऐसी निगरानी कर दी जाए, उसको बंद कर दिया जाए ताकि अपराध होने ही ना पाए, यानी अपराध होने से पहले ही कुछ ऐसा अवरोध उत्पन्न कर दिया जाए कि अपराध ना होने पाए। ऐसे दंड सिद्धांत को निरोधक दंड सिद्धांत कहते हैं, प्रिवेंटिव लॉज कहते हैं, इसको आप जाने रहिएगा। सुधारात्मक का क्या होता है, इसका मूल अर्थ होता है पुनर्वासित करना। ठीक है, यानी कि आपको सुधार कर, जेल में सजा इसलिए दी गई कि आप सुधर जाइए, मेहनत करिए, मेहनत सीखिए, ईमानदारी से पैसा कमाना सीखिए, सुधार कर, फिर 3 साल की सजा थी, सुधार किया गया, सुधार हो जाने के बाद छोड़ दिया गया, अब आइए आप सामान्य जीवन जिए, लोगों के उपयोग में रहिए, किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त ना होइए। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो मान्य दंड है वो सुधारात्मक है, लोगों को पुनर्वासित करने का प्रयास करता है, निर्वासित करने का प्रयास नहीं करता है कि देश दुनिया से अलग हटा दिया जाए। इसीलिए निर्वासन के दंड को धारा 53 में जो तीसरे नंबर पर लिखा था समाप्त भी कर दिया गया। यहाँ आज का उद्देश्य है पुनर्वासित करना, सुधार करना, उसके व्यक्तित्व में सुधार हो जाए, विचारों में सुधार हो जाए, ताकि आगे अग्रतर वो अपराधों में लिप्त ना रहे। ये आपके दंड के सिद्धांत हैं। यहां से भी इसका अर्थ पूछेगा, इसीलिए उदाहरण सहित मैंने बताया। ठीक, और उधर के भी 5
इधर के भी 5, दोनों बातों को, वो 5 भारतीय दंड संहिता में दिए हुए दंड हैं। ये दंड के सिद्धांत हैं कि अगर उन दंडों को देना है, किसी भी प्रकार के दंड को देना है, तो क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, आंख के बदले आंख, मन शुद्धिकरण करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले ही रोक देना या पुनर्वासित करना, इन बातों को ध्यान में रखेंगे तभी आपका यहां से एक ना एक क्वेश्चन आना जरूरी है, वो आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगर ध्यान नहीं रखेंगे गलती हो जाएगी, और गलती हो जाएगी तो बार बार मौका नहीं मिलेगा। कौन सा कठिन दौर चल रहा है, कंपटीशन में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, हर जगह एक कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, एक बार मौका मिले तो एक बार में ही आप अपने आप को जहां चाहते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचाइए, अदरवाइज बार बार मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। कोई अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृत्युदंड, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भारत में भी और पूरे विश्व में भी इस बात की चर्चा होती रहती है कि मृत्युदंड दिया जाए या ना दिया जाए, मृत्युदंड उचित है या अनुचित है, किस प्रकार से मृत्युदंड दिया जाए, इस पर काफी कुछ चर्चा होती रहती है। तो लगातार चर्चा की वजह से ये एक ऐसा शब्द बन गया है जो सामान्य प्रश्नों के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो भारत में कैसे मृत्युदंड की व्यवस्था है, इस बात को हम देखते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है, 2-3 बातें हैं छोटी छोटी, सिर्फ या मात्र मृत्युदंड, ठीक है, नहीं दिया जा सकता। तो कैसा दिया जा सकता है, यानी कि जिन धाराओं में सिर्फ मृत्युदंड लिखा हुआ था उन धाराओं को अवैध घोषित कर दिया गया है, संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया है, संविधान के विरुद्ध मानी गई हैं। अब ठीक, तो क्या अपवाद स्वरूप ही दिया जाएगा, अपवाद स्वरूप ही दिया जाएगा। यानी कि दो व्यवस्थाएं हैं, ठीक, क्या व्यवस्थाएं हैं, बहुत स्पष्ट जानिए। मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ठीक, जिन भी धाराओं में मृत्युदंड की बात लिखी है वहां पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों बात लिखा हुआ है। यह दंड ये सामान्य माना जाएगा, ठीक, और इसे अपवाद माना जाएगा। ठीक, आजीवन कारावास सामान्य दंड माना जाएगा उस धारा के लिए, उस अपराध के लिए, लेकिन मृत्युदंड को अपवाद माना जाएगा। अपवाद का अर्थ क्या हुआ, विरलतम मामला, ठीक है, रेयरेस्ट मामला बोलते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला बोला जाता है, विरलतम मामला बोला जाता है। ठीक, यानी कि जैसे उदाहरण लिया जाए हत्या के लिए दंड, तो हत्या के लिए दंड में लिखा हुआ है आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा। तो सामान्य रूप से हत्या के लिए जो दंड दिया जाता है वो आजीवन कारावास दिया जाता है। लेकिन इतनी नृशंस हत्या है, इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई है, इतना मतलब वो जैसे लगता है कि वो किसी राक्षस ने ऐसा कार्य किया होगा, तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। जब इस तरीके के कोई मामले आते हैं, परिस्थितियां होती हैं, तब उसे विरलतम मामला माना जाता है और अपवाद के रूप में मृत्युदंड दिया जाता है। जैसे दिल्ली रेप केस में आपने देखा होगा, एक अभियुक्त जो माइनर था उसको छोड़कर सभी को मृत्युदंड की सजा दी गई है, विरलतम मामला, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस। अब ये बात आई कि ये नियम आया कहां से, ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट शब्द किस वाद में कहा गया, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये किसमें कहा गया, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, 1990 का ये वाद है। 1990 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ मृत्युदंड उन्हीं मामलों में दिया जाएगा जो विरलतम मामले हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हैं, उसी मामले में दिया जाएगा। अदरवाइज अल्टरनेटिव जो पहला सामान्य नियम है, आजीवन कारावास की सजा
दी जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये केस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा दिया। फिर एक और मृत्युदंड में बात आती है कि किस प्रकार दिया जाए ये। ठीक, तो बहुत लोग कहते हैं इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, नस काट दिया, नहीं, फांसी लगाकर, फांसी द्वारा दिया जाएगा मृत्युदंड। ठीक, फांसी द्वारा मतलब क्या, हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाए रखिए जब तक मृत्यु ना हो जाए। बड़ी मजेदार बात है, बच्चे पूछते हैं कि अगर किसी को फांसी पर लटकाए और बच गए तो फिर क्या दोबारा दी? अरे भाई, लिखा है लॉ में हैंग टिल डेथ, यानी कि तब तक लटकाए रखिए जब तक मृत्यु ना हो जाए। यानी जब लटका दिए फांसी पर तो डॉक्टर साहब देखेंगे कि हाँ है जिंदा कि नहीं है। जब डॉक्टर साहब कहेंगे कि नहीं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, तब उतारा जाएगा। तो बचने का कहाँ चांस है? बचने का चांस नहीं है। इसलिए फिजूल वाली बातों पर लोगों की मत ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी को बच जाए फांसी में तो क्या दोबारा जरूरत नहीं है, उतारेंगे ही तब जब वो मर जाए, तो दोबारा की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक, हैंग टिल डेथ। ठीक है, ऐसा बहुत लोग आपसे कहेंगे। इन सब शब्दों में, इन सब बातों में मत उलझिएगा। आज जैसे आजीवन कारावास को बता देते हैं, 14 वर्ष कोई बताएगा, कोई नहीं, जब तक जीवित है तब तक। ठीक, फांसी तब उतारा जाएगा जब वो मर जाएगा, तो जाहिर सी बात है बचेगा कैसे। ठीक है, इन सब बातों पे भी ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हैंग टिल डेथ जब हम सीआरपीसी पढ़ाएंगे तब उसमें ये बातें आएंगी कि हाँ हैंग टिल डेथ कहाँ पर, किस धारा में, किस प्रारूप संख्या में लिखा है। 2-4 क्वेश्चन वहां से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये दंड की व्यवस्था हो गई, ये दंड की सामान्य रूप से व्यवस्था हो गई। ठीक है, अब इसी में आगे चलते हैं, आगे क्या बातें हैं। ठीक है, ये दंड 5 प्रकार के आपके हो गए। ठीक है, मृत्युदंड से संबंधित जो हमारे प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हमने पढ़ लिया। दंड के सिद्धांतों से संबंधित जो हमारे प्रश्न बनते हैं उनको भी, ये बहुत जनरल बातें हैं। ठीक है, आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। मूल विधि का मतलब मैंने शुरुआत में पहले वीडियो में, परिचय वाले वीडियो में आपको बताया था। मूल विधि का मतलब समझिए। आप लॉ ग्रेजुएट नहीं है, जुडिशरी की परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, आप एक एसआई की, यूपीएसआई की, दरोगा की परीक्षा देने जा रहे हैं। सामान्य ग्रेजुएट माना जा रहा है, तो सामान्य ग्रेजुएट को कम से कम कितना ला सामान्य जानकारी ला के बारे में जाननी चाहिए, वही मूल विधि है। आप उलझेंगे, एक्ट को पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, नुकसान आपका होगा। इसलिए समझते हुए व्यवहारिक पहलू को पढ़िए। ठीक है, एक बार पढ़िए, एक बार में आपको याद होगा, कभी भी गलती नहीं होगी। लेकिन ये आपको करना है, ये आपको करना है, सोच समझ के करना है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दंडों के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, आगे चलते हैं, देखते हैं। एक सेक्शन 53A है, सेक्शन नंबर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उसमें अगर प्रश्न पूछता है, हालांकि हम सेक्शन नंबर लिख दे रहे हैं, लेकिन वहां प्रश्न दूसरी तरीके से आएगा। ठीक है, सेक्शन 53A है। ठीक, इसमें क्या बात कही गई है, इसमें जो हम लोगों ने तीसरे नंबर पे निर्वासन पढ़ा था, निर्वासन का दंड पढ़ा था, इसके बारे में लिखा। देखिए वहां से तो हटा दिया गया, लेकिन बहुत सी जगहों पर निर्वासन लिखा हुआ हो सकता था। तो वहां कहा गया कि किसी भी एक्ट में, आईपीसी में कहीं पर भी अगर निर्वासन शब्द लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ क्या लगाया जाएगा, इसका अर्थ क्या लगाया जाएगा, इसका अर्थ लगाया जाएगा, इसका अर्थ लगाया जाएगा आजीवन कारावास। ठीक है, कहीं पर भी निर्वासन लिखा हुआ है उसका अर्थ लगाया जाएगा आजीवन कारावास। ठीक है, तो इसलिए कभी भी पूछे, सीधा प्रश्न पूछेगा निर्वासन का आईपीसी में क्या अर्थ है, आजीवन कारावास, बस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, इतनी बात जानिए। ठीक, अब इसके बाद धारा 54 और 55 दो विशेष धाराएं बनती हैं, दो विशेष धाराएं बनती हैं। धारा 54 और 55 क्या कहती है, दोनों साथ पढ़ेंगे या अलग भी पढ़ सकते हैं, धारा 54 और धारा 55। ठीक है, ये कहती है मृत्यु दंड का लघुकरण। ठीक है, और ये कहती है आजीवन कारावास का लघुकरण। यहां पर दो प्रश्न बन सकते हैं, मृत्युदंड का लघुकरण
घटाया जाना, कम्यूट करना किस धारा में हो सकता है, और आजीवन कारावास का लघुकरण कम्यूट किया जाना किस धारा में हो सकता है। तो धारा 54 और 55 पढ़ लिए, और दोनों में एक कॉमन उत्तर है कि ये दोनों लघुकरण कौन कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों लघुकरण कौन कर सकता है। इसका उत्तर है समुचित सरकार। समुचित सरकार मृत्युदंड का भी लघुकरण कर सकती है, आजीवन कारावास का भी लघुकरण कर सकती है, और इस समुचित सरकार में केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें आ सकती हैं। केंद्र की सरकार भी आ सकती है और किसी राज्य की सरकार भी आ सकती है। अब ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, वैसे भी आप खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं। किस तरह पूछेगा, कहेगा मृत्युदंड का लघुकरण किया जा सकता है आईपीसी के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा, ठीक है। फिर एक में लिख दिया राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। आईपीसी में जब कहेगा आईपीसी में कौन कर सकता है, तो उत्तर है समुचित सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ठीक। हम संविधान यहां नहीं पढ़ रहे हैं, संविधान में उसने नहीं, संविधान में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल कर सकता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता के भीतर मृत्युदंड और आजीवन कारावास का लघुकरण अगर कोई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, समुचित सरकार कर सकती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। इस बात को जरूर याद रखिएगा, इस बात को नहीं याद रखेंगे तो गलती होने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। अगली बात अब एक और बात आती है, कहीं कहीं पर किसी विशेष व्यवस्थाओं में, किन्हीं विशेष व्यवस्थाओं में लिखा हुआ है कि किसी भी अपराध के लिए दिए जाने वाले अधिकतम दंड का आधा 1/4 या तो 10 साल का दिया जाना है अधिकतम दंड, तो आधा भी निकाल सकते हैं, 1/4 भी निकाल सकते हैं। लेकिन आजीवन कारावास में क्या करेंगे, तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के बराबर माना जाता है यदि भिन्नों के रूप में गणना करना हो। तो इसको इस तरह लिखिए, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यदि भिन्नों के रूप में आजीवन कारावास की गणना करनी हो, ठीक है, तो 20 वर्ष माना जाएगा, ठीक। भिन्न के रूप में जब गणना करनी हो तो 20 वर्ष माना जाएगा आजीवन कारावास को। अदरवाइज सामान्य रूप से आजीवन कारावास का अर्थ होता है ताउम्र कैद, जब तक जिंदा है तब तक के लिए कैद। ये बात ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। अगली बात आती है, ठीक है। जुर्माने का जो दंड दिया जाता है, यहां पर धाराओं को नहीं पढ़ना है, जुर्माने का जो दंड दिया जाता है उसके लिए क्या व्यवस्था दी गई है, ठीक है। जुर्माने का दंड, इसको इस तरह पढ़िए, अगर ये दिया गया है, जुर्माने का दंड दिया गया है, ठीक है, तो अगली बात आती है ना देने पर, ठीक, क्या अतिरिक्त कारावास, ठीक। यानी कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जैसी भी सजा दी गई है और साथ में दिया गया है जुर्माना भी, और आप जुर्माना नहीं देते हैं तो मुख्य सजा से अतिरिक्त सजा दी जाएगी, क्योंकि अपने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अतिरिक्त कारावास दिया जाता है जुर्माना ना देने पर, ठीक है, उसका दंड अतिरिक्त कारावास के रूप में होगा। इस बात को आपने समझ लिए। अब बहुत पहले से एक व्यवस्था आ रही है, आईपीसी लिखी हुई है, कोई संशोधन इधर बीच नहीं हुआ है, कितना जुर्माना और कितना अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है उसके बारे में एक व्यवस्था दी हुई है, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है कि क्या व्यवस्था दी हुई है, कैसे दी हुई है। तो उसके लिए 50 रुपए 100 रुपए इसकी चर्चा की गई है, ठीक। तो 50 रुपए
अगर आपने नहीं दिया तो 2 माह, ठीक। 100 रुपए का जुर्माना है, आपने नहीं दिया तो 4 माह, अन्य कोई जुर्माना है तो उसके लिए 6 माह तक का अतिरिक्त दंड दिया जा सकता है, अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है। यानी अधिकतम कितना दिया जा सकता है जुर्माना न देने पर? 6 माह का। प्रश्न सीधा आएगा कि जुर्माना न दिए जाने पर अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? आप उत्तर क्या चुनेंगे? 6 माह का दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चुनना है। जुर्माना न देने पर ऐसी दंड की व्यवस्था दी गई है, इससे अधिक की नहीं होगी, इससे अधिक की नहीं होगी। ठीक, मान लीजिए अब आप जो है 4 माह की सजा आपको अतिरिक्त मिल गई 100 रुपए देने की। अब पता चला कि आपने 50 रुपए दे दिए अतिरिक्त कारावास। जब जुर्माना न देने वाला 4 माह वाला शुरू हुआ तो 1 महीना बीता था तो 50 रुपए आपने जमा कर दिया, मतलब ये हुआ 50% आपने जमा कर दिया, तो उधर 2 महीने की नहीं दी जाएगी, बाकी शेष वाले के लिए दी जाएगी। इस तरीके की भी व्यवस्था है, लेकिन आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए उसको न जानिए। बस ये जान लीजिए एक अनुपात में चुका दिए जाने पर उस अनुपात में दंड की अवधि को घटा दिया जाता है। बस इतना आपको जानना है और कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। अब अगली बात आती है जिसमें आपको धारा नंबर नहीं पढ़ना है, बस सुनना है, ठीक है, कि क्या होता है। जैसे होता क्या है कि अगर किसी को 1 लाठी हम मारते हैं, 1 लाठी मारने पर आपको मान लीजिए साधारण उपहत की सजा दी जाएगी या घोर उपहत की सजा दी जाएगी, तो आप 50 लाठी मारते हैं तो क्या 50 लाठी का अलग अलग सजा दी जाएगी? नहीं, सबका मिला करके जो अपराध बनता है वो सजा दी जाएगी, ठीक है। तो आप ये जाने रहिएगा कि एक मेजर अपराध के दौरान किए गए बहुत से एक्ट्स जो छोटे छोटे अपराधों का निर्माण करते हैं उनके लिए अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि जो गुरुतर अपराध का निर्माण हो रहा है उसके लिए सजा दी जाएगी। एक सामान्य सी बात थी, आपने जान लिया। अगली बात, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कई अपराधों का आरोप लगाया गया है, लेकिन विचारण के दौरान संशय उत्पन्न हो जाता है, संशय भाई कौन सा उसने अपराध किया हुआ है, तो जो किया है ये क्लियर है, लेकिन संशय है कि कौन सा अपराध किया है, तो उसके लिए सीधा सा नियम है कि उन अपराधों में जिनका आरोप लगाया गया है जो सबसे न्यूनतम सजा वाला, सबसे हल्का फुल्का होगा, वो उसे सजा दी जाएगी। बाकी अपराधों के लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि संदेह है, संदेह यानी डाउट, तो बेनिफिट ऑफ डाउट यानी कि जो संदेह का लाभ किसे दिया जाएगा? अभियुक्त को दिया जाएगा। इसलिए अपराध तो किया है लेकिन निर्धारण नहीं हो पा रहा है कौन वाला किया है, तो कम सजा वाले अपराध के लिए उसको दंडित किया जाएगा, ठीक। इसके साथ दंडों में एक और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आती है, उसका नाम है एकांत कारावास, ठीक है। धारा 73 में एक चर्चा होती है एकांत कारावास, यानी कि जैसे काल कोठरी होती थी उसी टाइप का है कि आपको हर कैदी से, जेल भी है लेकिन हर कैदी से अलग करके बिल्कुल अलग स्थान पर रख दिया गया, टाइम से भोजन आदि पहुंच जा रहा है, छोटा मोटा बल्ब जला दिया गया, न किसी की शक्ल देख नहीं पा रहे हैं, न बोलने को पा रहे हैं, कुछ भी नहीं पा रहे हैं, एकांत कारावास दे दिया गया। लेकिन ये बहुत कठिन सजा होती है, कठोर, जो हमने कारावास की बात की थी सादा या कठोर हो सकता है, तो कठोर कारावास के सबसे कठिनतम सजाओं में पत्थर तोड़ने से ज्यादा कठिन सजा है, ठीक। यानी कि एकांत में जब आपको छोड़ दिया जाएगा, दिन रात का पता नहीं चल रहा है, तो आपकी जैविक घड़ी जो दिमाग में होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अंदर उलझन, यानी दर्द हो अलग बात होती है, लेकिन अंदर से उलझन वाली जब समस्या शुरू हो जाती है तो वो अलग पीड़ा देता है, अलग कष्ट देता है। इसलिए बहुत खतरनाक सजाओं में माना जाता है, बहुत कठोर दंड माना जाता है एकांत कारावास को, ठीक। अब किसी को जब दंड दिया जाता है तो कितने तक दिया जा सकता है, ठीक है, कितने तक दिया जा सकता है, तो यहाँ पर नियम बहुत से हैं, आपको सीधा जानना है अधिकतम एकांत कारावास कितने दिनों तक का दिया जा सकता है, तो अधिकतम का उत्तर है आपका 3 माह, ठीक है, 3 माह तक, ठीक।
अधिकतम एकांत कारावास कितने दिनों तक दिया जा सकता है? 3 माह। लेकिन एक नियम भी है, लगातार 3 माह किसी को बंद कर देंगे तो मेंटली अनफिट हो जाएगा। ठीक, तो अनफिट नहीं करना था ना, सुधार करना था, सुधार करना था। एकांत में बंद किए ताकि आत्मबोध कर सके, सोच समझ सके, ना कि मेंटल टार्चर करना था। तो 3 माह अधिकतम। इसके लिए नियम एक है बहुत इंपॉर्टेंट, यदि ठीक है 1 माह तक की बात हो, ठीक है 1 माह तक की बात हो तो 14 दिन, ठीक है, के अंतराल पर, ठीक, यानी 14 दिन एकांत कारावास, तो फिर अगले 14 दिन जो है सामान्य रहेगा, फिर अगला हिस्सा जुड़ेगा एकांत कारावास का। यानी कि जितने दिनों तक एकांत में रहेंगे उतने दिनों का, जितने दिन एकांत उतने ही दिन का अंतराल होना चाहिए। ठीक, तो 1 माह तक में 14 दिन तक का दे सकते हैं, परंतु ठीक है 3 माह का 1 माह से अधिक है तो 7 दिन के अंतराल पर, ठीक, यानी अधिकतम 7 दिन तक एक बार में, ठीक है, एक बार में 7 दिनों तक। तो ऐसे ही मेंटेन करते जाएंगे, जब टोटल पूरा हो जाएगा तब हम उसको बंद कर देंगे, सामान्य कैदी की तरह उसकी सजाएं को चालू रखेंगे। ठीक, इतनी बातें थी आपकी दंडों के विषय में, जिनसे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको एक अलग चैप्टर, अलग व्यवस्था के रूप में, अलग वीडियो में आपने पढ़ा। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा वो साधारण अपवादों से जुड़ा हुआ होगा। ठीक, अध्याय 4 जो हमारा होगा वो साधारण अपवादों से जुड़ा हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी प्रश्न आना ही आना है, हमेशा आता है। पिछले प्रश्न पत्रों को भी देखेंगे तो साधारण अपवाद से आया है। तो साधारण अपवाद के बारे में हम लोग बहुत ध्यान से एक एक अपवाद को पढ़ते हुए पूरा करेंगे, कैसा रहेगा कैसा नहीं, क्या हमारे प्रश्न बनते हैं और क्या मतलब, और किन साधारण अपवाद की बहुत बड़ी खास बात रहेगी, किन शब्दों के आधार पर पहचाना जाए कि अपवाद का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो उस दिशा में हम उसको पढ़ेंगे। अगले वीडियो में साधारण अपवाद के साथ मैं आपके समझ फिर पुनः उपस्थित होऊंगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, मेंटेन करिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो समय से जब भी आपके पास, जब अपलोड हो, समय से आपके पास उपलब्ध हो जाए। दोहराते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, अपना संक्षिप्त नोट्स बनाइए ताकि दोहराने में आसानी हो। ठीक है, ताकि आप परीक्षा में सफल हो सकें। ठीक है, धन्यवाद।